नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स दी हैं, जिसमें से 2 रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। आइए हम जजमेंट्स को थोड़ा देखते हैं किस तरीके का क्या एनालिसिस किया है। तो देखिए, पहली जो जजमेंट है ये एक सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें आर्बिट्रेशन पिटीशन 3 ऑफ 2022 और आर्बिट्रेशन पिटीशन नंबर 52 ऑफ 2021 का है। इसमें जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 11(6) और 11(2) ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सलेशन एक्ट के। और यहाँ पर डिस्प्यूट ये रेज हुआ था कि जो एग्रीमेंट हुआ था, जो डिस्प्यूट था दोनों पार्टीज के बीच में, वो 3 जो है मैटर्स से संबंधित था और 2 मैटर्स में बताया गया था कि इसमें स्टैम्प जो है वो अभी जो है 1 एग्रीमेंट जो है 3 एग्रीमेंट्स हैं, उसमें एक जो एग्रीमेंट है वो स्टैम्प है और 2 अदर जो एग्रीमेंट है वो स्टैम्प नहीं है, वो महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट के अंदर। और वो जो स्टैम्प जो पेंडिंग है, इसका जो 2 एग्रीमेंट्स जो है वो पेंडिंग है कलेक्ट्रेट के पास। और इस डिस्प्यूट को लेके और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था सेक्शन 11(6) और 11(12). जो 11(12) का जो प्रोविजन है वो साफ साफ ये कहता है कि जो भी मैटर होंगे सब सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7 एंड सब सेक्शन 10 जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के होंगे वो सुप्रीम कोर्ट द रेफरेंस जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा और द हाई कोर्ट इन दो सबसेक्शन शैल constitute as a reference to the Supreme Court। तो ये जो प्रोविजन है उसमें डिस्कस किया गया था। और यहाँ पे एक इशू उठाया गया था कि NN ग्लोबल मर्केंटाइल जो केस था यूनिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड एंड अदर्स का। तो यहाँ पर 3 बेंच की जो जजमेंट आई थी तो वो रेफर किया जा चुका है और उसमें जो कि ये बताया गया था कि जो स्टैच्यूटरी बार है सेक्शन 35 ऑफ स्टैम्प एक्ट का, तो वो एप्लीकेबल है जो चार्जेबल स्टैम्प ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 विद द शेड्यूल एक्ट, जो would also render to the arbitration agreement in such instrument which is not chargeable to the payment of the stamp duty as being non-existent and enforceable of the stamp duty on the substantial agreement to the constitutional bench. So 5 constitutional bench of the 5 judges and therefore the present petition जो फाइल की गई थी वो फाइल की गई थी सोल आर्बिट्रेटर को जो है वो अब नहीं रेज मतलब जो है एंटरटेन नहीं करना चाहिए इस स्टेज पे, ये ऐसा रिस्पोंडेंट ने अपनी कंटेंशन उठाई थी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी यही बताया गया था कि जो काउंसिल्स थे उन्होंने अपने अपने सबमिशंस दिए थे और फाइनल कंक्लूजन यही निकला। इसमें ये हम इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर तो फाइनली ये इशू निकाला था कि रिस्पोंडेंट ने जो अपना वर्जन उठाया था उसमें बताया था कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक सोल आर्बिट्रेटर के पास दे दी जाए सिंगल आर्बिट्रेशन के लिए। और कोर्ट ने भी ये ओपिनियन दिया है कि अब जो है रिस्पोंडेंट है वो अपना इट डज नॉट लाई इन द माउथ ऑफ द रिस्पोंडेंट कि वो ये कहें कि जो सोल आर्बिट्रेशन है सोल मतलब जो अपॉइंटमेंट ऑफ द सोल आर्बिट्रेटर है वो इस स्टेज पर नहीं एंटरटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मैटर रिगार्ड्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस रिक्विजिट स्टैम्प ड्यूटी के लिए अंडर महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के तहत। तो क्योंकि जो दोनों मैटर जो है वो पेंडिंग है बिफोर दी कलेक्टेड में, तो मीन्स तो यही कंक्लूजन निकाला कि आप जो है कि रिस्पोंडेंट का राइट नहीं बनता है कि वो ये इशू उठाएं कि स्टैम्प ड्यूटी की जो पेंडेंसी पड़ी हुई है तो इसलिए सोल आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो इस स्टेज पे आप नहीं उठाना चाहिए। और फिर यहाँ पे ये भी बताया कोर्ट ने कि NN ग्लोबल मर्केंटाइल में तो यही बताया कि कोई लीगल इम्पीडिमेंट नहीं होनी चाहिए कि इन्फोर्सेबल ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि पेंडिंग हो पेमेंट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी। ऑफ कोर्स कहा कि जो इशू जो है पेंडिंग अभी बेशक पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बेस में, लेकिन जो एक कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो मैटर जो अभी भी पेंडिंग है टेम्पररी स्टेज पे प्री अपॉइंटमेंट स्टेज में, तो उसको काफ़ी देर तक नहीं लटकाया जा सकता, कैन नॉट बी लेफ्ट हैंगिंग जब तक कि लार्जर बेंच डिसाइड ना कर दे सेटल इशू में। तो इस प्रोपोजिशन पे करते हुए
जो है अपील्स जो है वो अलाउ करती। तो यही इशू उठाया गया था कि सोल आर्बिट्रेटर के लिए इन्होंने रिक्विजिशन मतलब वो एप्लीकेशन लगाई थी और रिस्पोंडेंट ने अपोज किया था कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो स्टैम्प ड्यूटी पे जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं स्टैम्प के अकॉर्डिंगली मास्टर स्टैम्प एक्ट के तहत कलेक्ट्रेट के पास। तो कोर्ट ने कहा कि मैटर बेशक पेंडिंग हो लेकिन जो तीनों मैटर्स हैं वो एक साथ ही डील किए जा सकते हैं, तो आर्बिट्रेशन की मेडिएशन के लिए भेजा जा सकता है। तो ये तो एक जजमेंट थी। तो देखिए अभी दूसरी जजमेंट जो आई थी वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट्स क्रिमिनल अपील 956 ऑफ 2021 की। यहाँ पर देखिए 74 पेज की जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए थे कि जो कोई क्या ये पर्टिकुलराइज करना मतलब नेसेसरी है। अगर substantial question of law ये रेज किया गया था कि whether it is necessary to particularize the species of the contraband recovered under poppy husk और poppy straw etc. और फिर सेकंड क्वेश्चन ये बताया था कि अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव्स कर देता है जो कि रिकवर्ड हुआ है सैंपल ऑफ द पॉपी स्ट्रॉ, तो ये भी नेसेसरी है कि प्रोसिक्यूशन को कि वो लेकर आए टू ब्रिंग्स इन द मटेरियल टू शो कि कौन सी स्पीशीज है कॉन्ट्राबैंड की जो रिकवर्ड हुई है। तो यहाँ पर यही फैक्ट्स थे कि जो फैक्चुअल बैकग्राउंड ये था कि एक रिस्पोंडेंट से पॉपी स्ट्रॉ जो है अक्यूज्ड बनाया गया था उनको पॉपी स्ट्रॉ के लिए, और जो क्वांटिटी ऑफ पॉपी स्ट्रॉ है वो रिकवर्ड हुई थी। और फिर उसके बाद जो है सर्च हुई उनकी, वह 20 किलोग्राम ऑफ पॉपी हस्क है वो फाउंड हुई जो कि स्टैकिंग फॉडर के अंदर जो स्टैकिंग फॉडर के अंदर पाई गई थी। सैंपल्स जो थे 250 ग्राम के सेपरेट किए गए, सील किए गए। पुलिस कस्टडी में डिस्क्लोजर बताया गया कि पॉपी हस्क जो है वहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा गया है और अकॉर्डिंगली 8 गनी बैग्स जो हैं जिसमें 40 किलोग्राम की पॉपी हस्क और 1 जो बैग है 30 किलोग्राम ऑफ पॉपी हस्क जो है रिकवर्ड हुआ। और 9 बैग में से ईच का जो वेट था 250 ग्राम सेपरेट किया गया और सेपरेट पार्सल्स में सील्ड किया गया और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और चार्ज रिस्पोंडेंट को चार्ज लगाया गया सेक्शन 15C ऑफ 1985 एक्ट NDPS एक्ट जो है कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ द पॉपी स्ट्रॉ। रिस्पोंडेंट ने प्लीड किया गिल्टी, नॉट गिल्टी प्लीड किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया था 10 साल की और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और उसके बाद फर्दर इम्प्रिजनमेंट भी बताई थी, अगर फाइन नहीं देंगे तो 2 ईयर्स की होगी। फिर रिस्पोंडेंट ने अपील फाइल की थी, क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट के सामने, और केमिकल एग्जामिनर को भी बताया गया था और हाई कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि जो केमिकल एग्जामिनर ने असर्टेन करना है कि वेदर की मेकोनिक एसिड है और मॉर्फिन जो है वो प्रेजेंट है सैंपल स्टफ पे, वो अगर इनफ वर नॉट इनफ टू रीच द कंक्लूजन कि जो स्टफ जो है वो पॉपी स्ट्रॉ है। तो हाई कोर्ट ने केमिकल एग्जामिनर को समन भेजा और एज ए कोर्ट विटनेस, और फिर जो हाई कोर्ट ने कंक्लूजन ये निकाला कि जो केमिकल एग्जामिनर ने सर्टेन किया है कि जो 2 सैंपल्स जो हैं वो रिकवर किए जो कंटेन है मेकोनिक एसिड और मॉर्फिन में, वो कहीं इंडिकेट नहीं करते कि जो स्पीशीज ऑफ द पेपरबर्ड सोमनिफेरम एल की जो प्लांट की है कि नहीं है, और एनी अदर प्लांट्स और स्पीशीज ऑफ ओपियम तो और एनी अदर फेनेथ्रीन अल्कलॉइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया गया था ओपियम पॉपी इन फॉर द पर्पस ऑफ द 1985 एक्ट। तो देखिए फिर फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन सिर्फ एक का ही और ज़्यादा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था, लेजिस्लेचर ने सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ दिया था कि वो नोटिफाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो चूंकि इंटरप्रिटेशन यही निकाला कि हाईकोर्ट का जो ओपिनियन है वो गलत है, तो इसलिए मैटर को वापस रिमांड कर दिया गया और फ्रेश डिसाइड करने के लिए बोला, और साथ में जो सेंटेंस थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो चूंकि ये एक कहा था कि चूंकि एक ही जो स्पीशीज़ है वही आइडेंटिफाई की गई है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई अदर स्पीशीज़ नहीं बताई गई हैं तो मॉर्फिन और मेकोनिक एसिड अगर निकल के आता है केमिकल एग्जामिनेशन में तो और किसी ब्रांड का हो सकता है। तो ये इसमें कहा कि हाई कोर्ट ने इसमें गलत ओपिनियन दिया गया और इसको वाक मैटर रिफ्रेश कर दिया। इसके बारे में डिटेल्स के लिए अगर हम एक जजमेंट वीडियो बनाएंगे, अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई, अगर आपने कुछ जो कमेंट्स दिए हैं तो उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 20 अक्टूबर 2022 का ये आज 2 जजमेंट्स आई हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।